अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवेपोरेशन। होप सो आपको पिछले सब लेक्चर्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या है? ये एक एवेपोरेशन इज़ आ नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है बाय विच अ लिक्विड चेंज इनटू अ गैस एट इट्स सरफेस विदाउट बॉइलिंग। यानी कि बॉयल किए बगैर पानी जो है वो या कोई भी लिक्विड है वो चेंज हो जाता है किसमें? गैस में। ठीक है, देखिए अगर ये जो फिनोमिना है एवेपोरेशन का, ये किसी भी टेम्परेचर पर मतलब कि अकर होता है। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स बट इज़ फास्टर एट हाई टेम्परेचर। अगर मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये फिनोमिना वहाँ पे ज़्यादा होगा, तेज़ होगा, जल्दी होगा। ये मतलब अगर टेम्परेचर जो है वो कम हो तो क्या होगा? ये फिनोमिना जो है वो स्लो होगा वहाँ पे। ठीक है, देखें कम और ज़्यादा का हम इस तरह से एग्जांपल लेते हैं। अगर आप पानी का एक गिलास है, ठीक है, आप उसको फर्श पे फैलाएं तो वो बहुत जल्दी वहाँ से क्या होगा? खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा वहाँ से। आप अगर वही पानी का एक गिलास है, अगर आप इसको विंटर में मतलब कि इन विंटर सीज़न में आप ऐसे ही इस फिनोमिना को मतलब एग्जांपल को आप करें तो आपको वहाँ पे रियलाइज़ होगा कि ये जो है वो थोड़ा वक्त ले रहा है, टाइम ले रहा है वहाँ पे। तो ये क्या है? ये टेम्परेचर की चेंजिंग है। यानी कि इन समर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो वहाँ से जल्दी एस्केप कर गया, पानी जो है वो वहाँ से जल्दी गायब हो गया। और अगर इन विंटर में आप बात करें तो वहाँ पे जो है उसने टाइम लिया। ऐसे ही अगर आप कपड़ों की एग्जांपल हम देखते हैं तो ये क्या है कि गीले कपड़ों को खुश्क करना अगर विंटर में हो तो वो ज़्यादा टाइम लेता है। अगर ऐसे ही गीले कपड़ों को हम समर में देखें वो 10 मिनट में खुश्क हो जाती है। ये टेम्परेचर की चेंजिंग की वजह से ऐसे हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल ही थी। यहाँ पे ये डेफिनेशन है। बस आगे अगर आप इसके की फैक्टर्स हैं काफ़ी, जो कि 1 by 1 6 की फैक्टर्स हैं इसके एवेपोरेशन के। टेम्परेचर है, सरफेस एरिया, एयर मूवमेंट, ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर, नेचर ऑफ द लिक्विड, प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर का वही सेम टू सेम। जे अगर मतलब कि हायर द टेम्परेचर द फास्टर एवेपोरेशन। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एवेपोरेशन क्या होगी? फास्टर होगी। अगर टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो एवेपोरेशन वहाँ पे क्या होगी? कम होगी। मतलब होगी लेकिन वो इतनी तेज़ नहीं होगी, जल्दी नहीं होगी। जब भी कोई व्हेन हीट इज़ एडिड द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड मूव मोर। जब भी मतलब कि हीट टेम्परेचर होगा या हीट वहाँ पे होगी तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? वो मॉलिक्यूल जो है वो जल्दी से ज़्यादा तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वो वहाँ से मतलब हवा में एज अ वेपर शामिल हो जाएंगे। तो ये टेम्परेचर का ही इफ़ेक्ट है उसके ऊपर। ऐसे ही सरफेस एरिया है। अगर आप सरफेस एरिया की बात करें तो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, जल्दी होगी। अगर एरिया कम होगा तो वहाँ पे एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है वो क्या होगा? वो स्लो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पानी को एक वाइड शॉलो डिश में लें और उतना ही अमाउंट में पानी आप किसी नारो कंटेनर या ग्लास जग इस तरह की किसी चीज़ में लें तो आप वहाँ पे एवेपोरेशन का फिनोमेना देख सकते हैं कि जो जिसका एरिया ज़्यादा था वहाँ पे एवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा जल्दी हुई। ठीक है, और कंटेनर का जो एरिया है वो कम होता है तो वहाँ पे एवेपोरेशन जो होगी वो क्या होगी? वो होगी लेकिन स्लो होगी। ऐसे ही एयर मूवमेंट है। नेक्स्ट एयर मूवमेंट जो है वो भी इस फिनोमिना में बहुत अहम किरदार अदा करती है कि विंड और एयर जो है, एयर मूवमेंट हेल्प्स टू कैरी अवे द वेपर्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। एयर क्या करती है? जब हवा चलती है तो वो लिक्विड की सतह से जो वाटर वेपर्स होते हैं, वेपर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको उड़ा के साथ ले जाती हैं। इस वजह से वहाँ पे क्या है? जब हवा ज़्यादा होगी तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। अब हवा कम होगी तो एवेपोरेशन कम होगी। ये चीज़ भी इसमें है। अगर आप ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर देखें
तो ह्यूमिडिटी का मतलब है क्या है कि बारिश में मतलब हवा के अंदर नमी का आना, बारिश के बाद जो हवा होती है तो वो क्या होती है, वो एक मॉइस्चर होती है, ठीक है। इफ़ द एयर इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर, यानी कि हवा जो है वो नमी वाली हो, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे एवेपोरेशन का फिनोमेना जो होता है वो क्या होता है, वो स्लो होता है। क्योंकि देखिए बारिश के बाद अगर आप देखें, हम कह देते हैं कि हवा बहुत ठंडी है, तो उसका क्या मतलब है कि बारिश के बाद जो हवा है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल शामिल हैं, ठीक है। तो वो तो पहले ही मॉइस्चर है हवा, तो उसमें जो स्लो एवेपोरेशन का जो फिनोमेना होगा वो स्लो होगा। ऐसे ही अगर आप ड्राई एयर की बात करें तो उसमें जो वाटर एवेपोरेशन का फिनोमेना या प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर वो जो ड्राई एयर है वो क्या करेगी, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को या वाटर वेपर्स को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर। ऐसे ही नेचर ऑफ लिक्विड है, नेचर ऑफ लिक्विड यानी कि डिफरेंट लिक्विड्स एवेपोरेट्स एट डिफरेंट रेट। नेचर की किस किस्म का लिक्विड है वो, तो वो जो डिफरेंट लिक्विड्स होती हैं उनका जो रेट होता है वो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जैसे कि अल्कोहल परफ्यूम है, या ये पेट्रोल है, या नेल रिमूव है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लिक्विड्स में, तो उनमें जो है एवेपोरेशन का जो फिनोमिना है वो क्या होता है, वो तेज़ होता है। क्यों होता है तेज़, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हल्के होते हैं, उनको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ से एस्केप करने की, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी हवा में शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही प्रेशर है, प्रेशर का फिनोमिना है कि अगर प्रेशर जो है लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन एनहेंस एवेपोरेशन सिंस देयर इज़ लेस फोर्स पुशिंग डाउन ऑन द लिक्विड सरफेस मेकिंग इट ईजियर फॉर मॉलिक्यूल्स टू एस्केप। यानी कि अगर लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव कम हो तो वहाँ पे एवेपोरेशन का फिनोमिना क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, ऊपर से दबाव कम हो तो। फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर आप माउंटेन्स के ऊपर बात करें कि एट द टॉप ऑफ माउंटेन्स वहाँ पे जो प्रेशर है, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है, इसीलिए वहाँ पे एवेपोरेशन जल्दी होती है, तेज़ होती है। ये अगर आप पानी को वहाँ पे 90 डिग्री पे पानी बॉयल हो जाता है इंस्टेड ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स थे एवेपोरेशन के। नेक्स्ट है कूलिंग काज्ड बाय एवेपोरेशन के ज़रिए जब हम ठंडक महसूस करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ड्यूरिंग एवेपोरेशन द मॉलिक्यूल्स दैट एवेपोरेट टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। जब एवेपोरेशन का फिनोमेना मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, जिनकी एवेपोरेशन हो जाती है, वो क्या करते हैं, जब वहाँ से एस्केप करते हैं तो वो वहाँ पे जो हीट होती है उनको भी साथ ले जाते हैं, उस हीट को भी साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो जो बाकी बचता है लिक्विड, तो वो क्या हो, वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए फिर उनका जो टेम्परेचर है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग लिक्विड, जिन मॉलिक्यूल्स के वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम थी वो क्या रहे, वो पानी ही रहे। जिनकी थोड़ी सी ज़्यादा थी उनसे, तो उन्होंने ट्राई तो किया कि वो एस्केप कर दें, लेकिन उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो कर जाते, इसीलिए क्या है कि वो वाटर बैक पानी में ही चले गए। और जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा थी, वो क्या कर गए, वो वहाँ से एस्केप कर गए एज अ वेपर। ऐसे ही अगर आप इसकी दूसरी एग्जांपल लें, जब दिस स्वेट ऑन आवर स्किन एवेपोरेट्स, जब वो पसीना हमारी बॉडी से एवेपोरेट होता है तो हमारी बॉडी के ऊपर जो हीट होती है उसको भी वो साथ ले जाता है। इसलिए उसके जैसे ही वो एवेपोरेट होता है हमारा स्वेट, तो हम क्या थोड़ा सा अपने आप को ठंडा महसूस करते हैं। इसी तरह अगर हम पहले भी बात कर चुके हैं ये क्लॉथ वाली, एक सिमिलरली वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट डे बिकॉज water evaporates quickly cooling the cloths as it's evaporate, ठीक है। दिस कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू द एवेपोरेशन इज इम्पोर्टेंट इन एवरीडे लाइफ एंड इन नेचर। ये जो इफेक्ट है कूलिंग का, ये हमारी डेली लाइफ में और हमारी फितरत में शामिल है, ये और इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, एक है रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बगैर रेफ्रिजरेशन क्या है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। ये एक गैस है जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में होती है, ठीक है, कूलिंग अप्लायंसेस में।
तो ये जो गैस है जब हम अपने रेफ्रिजरेटर्स को ऑन करते हैं तो ये जो गैस है वहाँ से रिलीज़ होती है। ये गैस जो है ये रिलीज़ होके हमारे एटमॉस्फेरिक में शामिल होती है। जब ये हमारे एटमॉस्फेरिक में शामिल होती है तो ये हमारे एटमॉस्फेरिक के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज करती है। वो लेयर है जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हमारे तक पहुंचने से रोकती हैं। अब वो डैमेज हो रही हैं तो इसीलिए उसके डैमेज होने से, उसके अंदर सुराख होने से, तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन तक आती हैं और वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे कि वो मुख्तलिफ डिसीज़ में आई डिसीज़, कैंसर, स्किन डिसीज़, इस तरह से और भी बहुत सी डिसीज़ हैं। अब जो मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स हैं उनमें ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सीन है वो ख़त्म हो गया, इसीलिए उसको इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेशन मतलब के का वर्ड दिया है। ठीक है, तो उसमें क्या, उसके 4 स्टेप हैं। एक है कंप्रेसर, कंडेंसर, उसके बाद है कैपिलरीज और फिर है रेफ्रिजरेंट। देखिए इसको हम देखते हैं, यहाँ पे सारा राइट भी है। मैं आपको इस ब्लॉक डायग्राम से बताती हूँ, आपने इसको अच्छे से देखना है कि यहाँ पे एक मतलब कि ये आपका रेफ्रिजरेंट है, उसके ये कैपिलरीज है, कंडेंसर है, कंप्रेसर है। ठीक है, ये रेफ्रिजरेंट है। यहाँ से ये गैस यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से किस में गई है, कंप्रेसर में। यहाँ पे जो है इसका टेम्परेचर जो है ये क्या है, लो टेम्परेचर है, लो इसका प्रेशर है। यानी कि लो टेम्परेचर और प्रेशर वाली जो गैस है वहाँ से आई है वो किस में एंटर हुई है, कंप्रेसर में। अब कंप्रेसर का क्या काम था, कंप्रेसर ने उस गैस को कंप्रेस किया। जब उस पर दबाव डाला तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या आई, मूवमेंट आ गई। जब वो आपस में टकराएंगे, मूव करेंगे तेजी से, तो उनका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। जब ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाली गैस जो है वो एंटर होगी किसमें, कंडेंसर में। यहाँ पे ये कॉइल लगी हुई है, तो वो वहाँ से क्या करेगी, जब ये कंडेंसर में एंटर होगी तो वो वहाँ से क्या करेगी, हीट को रिलीज़ करेगी। क्योंकि ये देखिए पीछे उसका टेम्परेचर हाई हो गया था ना, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हॉट हो गई है। ठीक है, जब ये वो कंडेंसर में जाएगी वो वहाँ पे कंडेंस होगी, कंडेंस उसको करेगा तो उसमें से हीट क्या है वो रिलीज़ हो जाएगी। अब वो सारी हीट तो वहाँ से नहीं रिलीज़ हो सकती, ऐसे ही जब वो हीट रिलीज़ करने के बाद आगे मूव करेगा तो वो वहाँ से एक यानी कि नारो पाइप के थ्रू वहाँ से पास आउट होगा। इसको कैपिलरीज का नाम दिया है। वहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो मीडियम है। क्यों मीडियम है, पीछे क्योंकि हीट उसने रिलीज़ की है, इसीलिए इसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम हो गया, मीडियम हो गया। और उसका जो प्रेशर है वो हाई है। प्रेशर क्यों हाई है, देखिए हमने पीछे पढ़ा है कि प्रेशर जो है वो इन्वर्स होता है किसके, एरिया के। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो एरिया क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। अब यहाँ पे देखें ये एक नारो पाइप है, इस कंडेंसर कॉइल की निस्बत ये इसका जो एरिया है इस पाइप का, कैपिलरीज का एरिया जो है वो क्या है, कम है। इसीलिए जब यहाँ से ये गैस गुजरेगी तो उसका जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा प्रेशर। ठीक है, जब ये इसमें मतलब एंटर होगी रेफ्रिजरेंट में तो वहाँ पे उसका जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर तो पीछे पहले मीडियम हो गया था, अब मज़ीद और उसका टेम्परेचर लो हो गया। अब जब ये इसमें एंटर होगी तो इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर का गैस के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा। ठीक हो गया। जब ये इस रेफ्रिजरेंट में एंटर होगी तो वो वहाँ पे क्या करेगी, वो हीट को फिर एब्जॉर्ब करेगी। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट की हीट को अब्जॉर्ब करेगी, फिर वो यहाँ से गैस आएगी, फिर ये ऐसे ही इसमें आएगी, कंप्रेसर में आएगी, कंडेंसर में जाएगी, कूलिंग ये कॉइल्स हैं वहाँ पे, फिर कैपिलरीज में, फिर रेफ्रिजरेंट में, फिर इस तरह से ये फिनोमिना इस तरह से मतलब मूव करता रहता है। और इस तरह से ये हमारा रेफ्रिजरेटर्स जो हैं हमारे वर्क करते हैं। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम थी, ये आप इसको बना के जब आप इस टॉपिक को राइट करेंगे आप इस डायग्राम को भी साथ बना सकते हैं। ये यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है, ये मैंने अपने इसी टॉपिक के शॉर्ट में मैं डालूँगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं।
इस और ये जो है मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये जो हार्मफुल गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसको ये रिलीज़ नहीं करते, इसके अंदर ये फिनोमेना नहीं है। इसीलिए हम इन रेफ्रिजरेटर्स को इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर्स मतलब कि बोलते हैं कि ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को वो रिलीज़ नहीं करती, जो कि हमारे माहौल को, हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करे। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।